अभी जो बताया था तुम लोगों को बहुपद, ठीक है। अब ध्यान से समझना, समझ में आएगा एक एक चीज। ध्यान से नहीं समझोगे बहुपद में हमेशा सबको कंफ्यूजन रहता है। ये जो बहुपद चैप्टर है 9th क्लास से चालू होता है ना, और 10th में भी इसको पढ़ना रहता है। सबसे ज़्यादा अगर बहुपद को अगर किसी क्लास में पढ़ना है तो वो है 9th में, है ना, क्योंकि शुरुआत जो है 9th क्लास से चालू हो जाता है। बहुपद में हम लोग अलग अलग तरीके से उसका मान निकालना सीखते हैं, बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, अगर बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुपद, ठीक है, इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बहुपद चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कुछ इसका टर्म है उसको जानना जरूरी है। जैसे इसमें आता है चर नाम का एक व्यक्ति, ठीक है। चर किसको कहते हैं, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है ना। चर को समझो पहले। अगर गणित में अगर ABCD के किसी अक्षर को लेकर के चलते हैं, ABCD के कोई भी अक्षर लेकर चलते हैं, तो उस ABCD के अक्षर को इसका मान कुछ भी हो सकता है गणितीय, 2 3 5, ये एक तरह का वेरिएबल रहता है। इसको एक तरह का क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसका मान वेरी करते रहता है, फिक्स नहीं रहता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा कोई भी संख्या निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं इसका जगह पे, ठीक है। तो ये जो चर को समझ में आया कि वेरिएबल्स यानी कि कोई ऐसी स्थिति को डाल देना, कुछ ऐसी ABCD के अक्षर को डाल देना और उसको बता देना कि ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसमें हम 1 2 3 4 इसमें से कोई भी संख्या रख सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा उसका पॉसिबिलिटी हो सकता है उसमें। किसी चीज़ को रखने का मतलब 2 3 4 किसी संख्या को रखने का एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसी के जगह पे एगो क्या चीज़ रख देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ लिखना है हमको, है ना, एक बहुपद मान लो कि 3x लिखा हुआ है, ठीक है। इस बहुपद में इसका x के अलग अलग मान के लिए इस बहुपद का अलग अलग मान होगा। x के जगह पे अगर 1 रख देंगे तो इसका 3 मान होगा, 2 रख देंगे तो 6 मान होगा, 3 के जगह पे 9 रख देंगे, 3 रख देंगे तो 9 मान होगा ना अलग अलग। अगर इस सब स्थिति को दर्शाना हो तो इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, 3 × 1, है ना, 3 × 2, ऐसे अगर हमको दर्शाना हो कि पूरा रियल नंबर यानी कि पूरा जो है पूर्णांक के लिए जितना भी पूर्णांक है उस सभी के लिए क्या होगा, इसका मान दिखाना हो तो कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। और उसको एक ही टर्म में अगर लिख देना हो तो हम क्या कहेंगे कि 3x है, जहाँ x क्या है, जहाँ x पूर्णांक है, एक शब्द में लिख दिए। तो ये बहुत सारा जो लिखना पड़ रहा है ना, ये बहुत सारा जो लिखना पड़ रहा है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिएबल का यूज करते हैं। 3 × 5 ये सब देख रहे हो, 1 2 3 4, ऐसे कितना लिखेंगे, बहुत सारा लिखना पड़ेगा हमको दिखाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा अंक को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको उसको एक लाइन में, कम लाइन में अट जाए, कम लाइन में उसको लिख दे, ठीक है। और उसी वेरिएबल को दिखाने के लिए जो ABCD का अक्षर यूज होता है उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया चर। अभी देखो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी ख़त्म करना है, तो इसीलिए चर इतना समझ लो कि चर क्या होता है, ABCD का अक्षर अगर कोई यूज करते हैं हम लोग गणित में तो उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं, है ना। और इसका मान जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कुछ भी मान उसके जगह पे उसमें दे दिया रहेगा कि ये पूर्णांक है चाहे वास्तविक संख्या है, कुछ भी एक दे दिया रहेगा कि इसका मान क्या हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आता है अचर। अचर, अचर को ही हम लोग इसको संख्या भी बोल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो गणित की जो संख्या जो होता है उसको क्या कहते हैं, अचर बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया अचर, ठीक है। उसके बाद आता है चर और अचर, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और होता है जिसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम,
ठीक है। चर और अचर में किसी को अभी दिक्कत है? चर का मतलब समझ लो कि ये ABCD का अक्षर में से कोई अक्षर लेंगे, ठीक है, और उसका मान क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। अब देखो दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं, बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे तुम लोगों को। हम्म। अरे बीज गणितीय व्यंजक नहीं बताए थे? देखो, या तो इसको तुम लोग बी में इधर से होता है, या तो तुम इसको बीजीय व्यंजक कह लो, ठीक है, या फिर इसी को तुम लोग बीज गणितीय व्यंजक कह लो, बीज गणितीय व्यंजक कह लो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये होता क्या है पहले ये समझो। देखो, बीजीय व्यंजक को अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर हमको समझाना हो, तो एक लाइन में समझो कि यह एक गणितीय क्या है, यानी कि मैथमेटिकल, कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति, बता सकते हैं कि यह एक क्या है, गणितीय अभिव्यक्ति है ना, जो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, चर, है ना, चर का मतलब समझ गए ना, ABCD का अक्षर समझ गए, कि लिख दे शॉर्टकट में, चर, और दूसरा अचर, दूसरा अचर, और तीसरा गणितीय मैथमेटिकल, क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग इस सब का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो रहता है। और उससे मिलने वाले टर्म को क्या कहते हैं, द्वितीय। संख्या हो गया, और इसको क्या कहेंगे, ABCD के अक्षर को क्या कहते हैं, चर का मतलब हो गया ABCD का कोई भी अक्षर, ठीक है, अचर हो गया यानी कि संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से, और गणितीय हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग, मैथमेटिकल यानी कि गणितीय क्रियाएं बोल सकते हैं, है ना, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग से मिलकर बना होता है, बना होता है, ठीक है। मतलब बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यह एक गणितीय अभिव्यक्ति होता है जो चर, अचर तथा गणितीय क्रियाओं से मिलकर बना होता है। उसमें चर भी रहेगा, अचर भी रह सकता है, और गणितीय क्रिया यानी जोड़ घटाव गुना भाग के भी रूप में रह सकता है। तो उस सबको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे अगर हम 3 भी लिख दिए ना, तब भी ये बीजीय व्यंजक है ना, 5x लिख दिए तब भी बीजीय व्यंजक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, अचर और चर दोनों है, एक में अचर है ना,
उसके बाद 3y लिख दिए, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। उसके बाद 5y प्लस 3 लिख दिए, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है ना। 3/x लिख दिए, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। मतलब इसमें से अगर कोई भी चीज मिलकर के बना हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच क्या है, गुना का चिन्ह है ना। ये क्या है, अकेला। ये क्या है, भाग में, है ना। x-2 के रूप में भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सब क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। इसमें कोई दिक्कत, बीजीय व्यंजक समझने में कोई दिक्कत। देखो बीजीय व्यंजक एक ही शब्द में हम समझा दिए कि यह एक गणितीय अभिव्यक्ति है। सब क्या है, गणितीय अभिव्यक्ति है, जिसमें चर, अचर और गणितीय क्रियाओं से मिलकर बना होता है। यह एक अभिव्यक्ति है जो चर, अचर और गणितीय क्रियाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, चर भी समझा ही दिए हैं कि चर क्या होता है, ABCD का कोई भी अक्षर लेते हैं और वह क्या होता है, उसका मान अलग अलग उसमें ले सकते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं, है ना। और अचर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि फिक्स वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 का अगर कोई भी लिखा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। इस शॉर्टकट में समझा रहे हैं तुम लोगों को, इतना समझ लो। अब देखो ये तो तुमको समझ में आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि गणितीय ये बीजगणितीय व्यंजक, है ना। अब एक और चीज थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, एक स्पेशल टाइप का बीजगणितीय व्यंजक के बारे में। एक स्पेशल टाइप के बीजगणितीय व्यंजक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। अब आते हैं बहुपद क्या है ना। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ये क्या है, बहुपद क्या है। तो देखो बहुपद को अगर समझना है तो इसको ऐसे समझो कि बहुपद एक विशेष प्रकार की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं या फिर बीजगणितीय व्यंजक है। बीजगणितीय व्यंजक है ना। यह एक विशेष प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक है जो, या फिर जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, जिसमें चर का घात हमेशा नॉन निगेटिव नंबर यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक होता है ना। अब देखो इसको समझो, ये तो हो गया डेफिनेशन बहुपद का कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि बहुपद एक विशेष प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है। अभी तुरंत बीजीय व्यंजक को समझाया है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या है, गणितीय अभिव्यक्ति है, जिसमें क्या क्या आ सकता है, चर, अचर और गणितीय क्रियाएं आ सकता है ना। चर, अचर और गणितीय क्रियाएं आ सकता है। तो यह भी जो है, बहुपद भी जो है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है। बस उसमें क्या होना चाहिए, जो चर रहेगा उस चर का घात हमेशा क्या होगा, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब उसको कहेंगे कि वह क्या है, बहुपद है। अब एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे 3x, देखो 3x लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ देखो 3x लिखे हुए हैं, इसमें से ये जो 3 है इसको क्या कहते हैं, अचर मान। और ये जो ABCD का अक्षर है उसको क्या कहते हैं, चर मान। चर अचर क्लियर है।
अब अचर मान जो है, मतलब चर मान जो है उसका घात क्या होना चाहिए, चर का घात हमेशा अऋणात्मक होना चाहिए। तो इस पे पावर यानी कि इस पे घात कुछ भी है नहीं है, कुछ भी नहीं रहता तो उसको क्या कहते हैं, एक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो किसी चीज पे घात, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो इसका मतलब है कि उस पे एक घात है। अगर घात एक है तो वो नॉन निगेटिव यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक होगा। सबसे पहले पूर्णांक समझते हो क्या होता है? नहीं समझते हो? देखो पूर्णांक कैसे समझ लो, इस सब में बहुत यूज होता है। इससे पहले वास्तविक संख्या नाम का चैप्टर है, उसमें हम बताए हुए हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है, जैसे जिसका बटा में हमेशा एक हो, वैसी संख्या जिसके बटा में हमेशा क्या हो, एक हो। जैसे और वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे -2 -1 इधर भी अनगिनत तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। 0 1 2 3 ऐसे चलते रहते इन्फिनिटी तक जाएगा। इस सब के बटा में कुछ लिखा हुआ है नहीं, यानी कि समझेंगे इसके बटा में क्या है, एक है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो वैसी संख्या जिसके बटा में क्या हो, एक हो, जिसका बटा के नीचे क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर एक हो, वो निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मगर हमारे केस में क्या बोल दिया है कि अऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब इसमें से निगेटिव वाले का कहानी खत्म कर दिए हैं। तो या तो 0 होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। किसका मान, चर का मान। किसका मान, चर का मान। तो बताओ तो ये एक बहुपद होगा? बोलो 3x जो है ये एक बहुपद होगा? अरे क्यों नहीं होगा, जब इसका घात जो है, सबसे मेन चीज क्या देखते हैं कि उसमें चर का घात जो है निगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। या फिर चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव पूर्णांक में होना चाहिए, बटा उटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुपद में होगा? तो हाँ होगा। उसके बाद देखो 3 लिख दिए, क्या ये बहुपद है? हाँ, कैसे हम बताते हैं, इसमें अगर कोई चर मान लेंगे ना तो उसका पावर 0 लिख देंगे। किसी भी चीज का पावर क्या होता है, 0 होता है। किसी भी चर या अचर किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, है ना। तो ये जो चर मान है उसका पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, उसमें 1 है ना। तो इसको लिखना जरूरी है क्या? जब इसको ही नहीं लिखेंगे तो इसको लिखना जरूरी है? नहीं, नहीं है ना, नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्या है, बहुपद है। ये भी क्या है, बहुपद है। अगर कोई संख्या 4 लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे कहेंगे कि बहुपद है? तो देखो 4 को 4 गुने 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लोग किसी भी चर का पावर 0 लिख सकते हैं। आ गया चर चर इसमें, और उसका पावर 0 आ गया, 4 के बराबर हो गया। यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, अगर 5x + 3 है, चर मान यहाँ x है, इसका पावर कितना है, 1, तो ये भी बहुपद है। अगर 5y² + 2 है, इसका मान क्या है, चर का मान, चर का घात का मान क्या है, पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये भी बहुपद है। मगर अगर एक बात बताओ, 2√x + 1 आ जाए, ये क्या बहुपद में है? कैसे नहीं है, समझो, पहले ध्यान से समझो। देखो किसी भी चीज के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका पावर क्या है, 1/2। रूट को अगर हम लोग हटाते हैं तो समझते हैं कि वो जो जिस चीज पे रूट चढ़ा हुआ है उसका पावर क्या बन जाता है, 1/2। हमको एक बात बताओ, ये बहुपद का डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि चर का घात जो है क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो जब 2x का पावर 1/2 लिखे हैं तो ये 1/2 क्या ये अऋणात्मक पूर्णांक है? पूर्णांक का मतलब है कि बटा में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ तो बटा में 2 आ गया, तो ये पूर्णांक तो पहली बात है ही नहीं। जब पूर्णांक है ही नहीं तो ये क्या बहुपद होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार 9√x लिख दे तो ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। मगर वही अगर 3√x² लिख दे तब
होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 मिनट के लिए तो रूट के अंदर x की संख्या कितना है गुना में 2, तो एक x बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये कितना बन गया 3x। अब देखो तो ये x का पावर 1 है, तो यानी कि अब ये कह सकते हैं कि ये चीज जो है बहुपद में है। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? अब देखो एक और कंडीशन रहता है कि अगर लिख दिए 2/x, है ना, अब पूछेगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, कैसे बताएंगे? तो देखो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो 2x के पावर -1 लिखना होगा। अगर कोई चीज बटा में होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर क्या लिखना पड़ता है? माइनस में। जैसे x का पावर यहाँ क्या है 1 है, वहाँ पे 1 है, और उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो पावर क्या है? माइनस में आ गया। क्या पावर माइनस में होना चाहिए? बहुपद तो सीधा कहता है कि अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक तो है मगर कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। इसीलिए ये भी जो है 2/x ये बहुपद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझा दिए। देखो गौर से देखो, गौर से समझो, तब ये चीज सब समझ में आएगा। नहीं तो सिर्फ मेरे बात पे ध्यान दोगे तो सिर्फ नींद ही आएगा। अगर गौर से समझोगे तो नींद नहीं आएगा, अच्छा से समझ में भी आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम तुम लोगों को क्या समझा दिए? बीजीय व्यंजक क्या है, क्योंकि इसमें यूज हुआ है, ये भी तो एक स्पेशल प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक समझा दिए कि उसमें क्या क्या रहता है? चर, अचर और गणितीय क्रियाएं, उन तीनों से मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक कहता है। और एक और चीज उसमें ध्यान रखना कि बीजीय व्यंजक में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं होता है। बीजीय व्यंजक में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं होता है। इसमें कहीं पे भी बराबर का चिन्ह दिए हैं? नहीं दिए हैं। ये तो सॉल्व कर दिए हैं इसलिए यहाँ पे देना पड़ा है ना। हालांकि अगर इसको लिखा हुआ तो सिर्फ हमको ऐसे मिलेगा ना, लिखा हुआ तो सिर्फ ऐसा मिलेगा, है ना, लिखा हुआ सिर्फ ऐसा मिलेगा, तो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है। जैसे ही बराबर का चिन्ह देंगे वो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बहुपद है, बहुपद क्या है? यह एक स्पेशल तरह का, मतलब एक अलग तरह का बीजीय व्यंजक ही है। ये भी एक प्रकार का क्या है? बीजीय व्यंजक ही है, मगर उसमें स्पेशल क्या है कि उसमें चर का घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जिसको हम अलग अलग तरीके से तुमको निकाल के दिखा दिए। तुमको मेनली ये दोनों चीज पे ध्यान रखना है कि कोई भी चर बटा के नीचे ना आ जाए, है ना। दूसरी बात, कोई भी चर अगर रूट में है, अगर रूट में रह गया तो वो भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है, इसीलिए ये बहुपद में नहीं होगा। क्लियर है? सारा खेल किस पे है? चर पे। तो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। बहुपद मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है? बहुत बच्चा ऐसा होता है जिसको बहुपद समझ में नहीं आता है। कारण होता है कि सिर्फ टर्म को लेके टीचर चलते हैं, टर्म को नहीं, उसको एग्जाम्पल के लेके चलेंगे, समझे, तो बच्चे को समझ में आएगा बहुपद। ठीक है, टर्म तो होता है कि जस्ट याद करने के लिए कि कोई बहुपद का डेफिनेशन पूछ ले तो उसको बता सके, मगर हमारा एग्जाम में क्या आता है? इसीलिए तुम भकलेल रह गई हो, समझी। बताते समय बस बात करना है। बहुपद समझ में आ गया। अब देखो बहुपद का कुछ कुछ, जैसे बहुपद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, है ना, बहुपद को लिखते कैसे हैं, तो ध्यान से देखो। बहुपद को या तो px के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, या फिर q(x) से डिनोट, ये सब बहुपद को डिनोट करने का तरीका है। rx कुछ भी, है ना। ये बहुपद को क्या डिनोट कर रहा है कि अगर कोई बहुपद है, जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 2, है ना, इसको हम px के रूप में, ये एक बहुपद को अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं px qx rx, है ना। यहाँ पे ये दिखाता है कि इसमें जो x है वो चर मान है ना। इस बहुपद का क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चर मान ये है, और p दर्शाता है कि ये क्या है? बहुपद है, पॉलिनोमियल है, समझे।
p मतलब पोलिनोमियल और उसका चर क्या है x। इसको अगर बताना हो तो कहेंगे कि ये क्या है, चर x में बहुपद है। क्या है, चर x में बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। अगर मान लो कि दो गो बहुपद दिखाना हो एक जगह पे, एगो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक है थ्री एक्स प्लस वन, है ना, दो तरह का बहुपद हो गया। तो अगर एक वो पी एक्स मान लेंगे कि ये पी एक्स है, तो दूसरा को कोई और नाम मान लेंगे क्यू एक्स, है ना। तो ये अलग अलग तरीका से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। जस्ट पी क्यू आर एस ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, जनरली पी क्यू आर एस ही लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो चर मान को दिखाता है कि बहुपद के एक्सप्रेशन में चर मान क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है ना, यानी कि दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसमें p किसको दर्शाता है कि यह पॉलिनोमियल है, यानी कि यह एक बहुपद है जिसमें चर का मान क्या है x। अगर बताओ तो यहाँ पे अगर q y लिखा हो, इसका मान क्या है कि यह एक बहुपद होगा, है ना, छोटा वाला q है ये, यह एक बहुपद होगा जिसमें चर मान क्या होगा y, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 3y प्लस 1 हो सकता है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो भी उसका पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, जो भी उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसमें चर का मान क्या है y है ना। तो इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट उसको इंडिकेट करने का तरीका है, किसको, बहुपद को इंडिकेट करने का तरीका है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान देना, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका मानक रूप। सबसे पहले एक चीज याद रखो, तुम्हारे किताब में इस तरीके से डिफिनीशन दिया हुआ है, ठीक है, कि बहुपद है तो, मगर किसका बहुपद है और किस पे बहुपद है, इसको अगर समझना हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेके चलते हैं कि माना यदि a0 प्लस a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3, ऐसे करते करते an x के पावर कितना n तक जा रहा हो। ठीक है, अब देखो ये एक प्रकार का क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है ना। वो भी स्पेशल टाइप का, कि जो भी अचर है उस पे क्या है, पावर क्या है, हमेशा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि और ऋणात्मक पूर्णांक है। जब और ऋणात्मक पूर्णांक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि ये बहुपद होगा। अगर बहुपद है तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यदि कोई बहुपद इस रूप में लिखा हुआ है ना, यदि कोई बहुपद a0 a1 के पावर a1 x1 के x के पावर 1, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3, ऐसे करते करते an x के पावर n तक लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे अगर अब यहीं पे डिसाइड होता है कि किस पर पावर किस पर बहुपद और किस चर में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, n बराबर क्या होना चाहिए, कोई सबसे पहले तो डिसाइड कर लेंगे कि यह क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि ये बहुपद है। अगर n का मान नॉन निगेटिव नंबर होगा तो यानी कि ये बहुपद है। और दूसरी बात ये होगा कि अब देखेंगे कि क्या है, a0 है ना, a1 a2 a3 है ना, कमा an, ये क्या चीज है, ये जो है मतलब कि गुणांक किसको बोलते हैं, है ना। तो जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर मान है, उसका गुणांक क्या है वो देखेंगे। अगर ये वास्तविक संख्या हुआ, ये सब वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या, ये सब हम तुमको पढ़ाए हुए हैं किस में, पहला चैप्टर में। ठीक है, उलीट के देखोगे तो मिलेगा।
पहला चैप्टर में वास्तविक अवास्तविक संख्या ये सब पढ़ा। अगर ये वास्तविक संख्या हुआ, अगर ये वास्तविक संख्या हुआ यानी कि गुणांक अगर वास्तविक संख्या हुआ, किसी बहुपद का गुणांक, अगर गुणांक का मतलब होता है जो चर के साथ गुणा में होता है ना, उसको बोलते हैं। अगर ये वास्तविक संख्या हुआ तो यहाँ पे कहेंगे कि वास्तविक संख्या पर चर x में बहुपद है। ये बहुपद क्या है? वास्तविक संख्या पर, यानी कि वास्तविक संख्या पर चर x में बहुपद है। ठीक है, क्या कहेंगे? किस पे है? वास्तविक संख्या पर। किस में? चर x में, है ना। अगर यहाँ y लिखा रहता तो क्या हो जाता? वास्तविक संख्या पर चर y में बहुपद हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से इसको लिखते हैं? कि अभी भी दिक्कत है इसमें? किस पे है? तो वास्तविक संख्या पे। किस में है? तो चर x में। अगर चर को बदल दे, y कर दे, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या पर है और किस में? y में, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या वास्तविक संख्या है? तो हाँ है ना। ये अंक जो है वास्तविक संख्या हो गया। तो वास्तविक संख्या पर चर किस में? x में। चर किस में? x में। तो इसको क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या पर चर x में बहुपद है। ठीक है, अब इसी को अगर 3/2 y³ प्लस y² प्लस 3y+0 हो, इस बार चर का मान क्या कर दिए? बदल दिए। चर का मान यानी कि ABCD के अक्षर का मान क्या कर दिए? बदल दिए। तो जब चर का मान हम बदल दिए हैं तो ये जो इसका कोएफिशिएंट है, ये तो अभी भी, ये जो संख्या वाला मान है इसके पीछे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। ये जो संख्या वाला वैल्यू है उसका वैल्यू तो अभी भी क्या है? उसका वैल्यू अभी भी वास्तविक संख्या है, मगर उसमें चर का मान क्या कर दिए? बदल दिए। तो इसीलिए क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या पर चर इस बार किसका? y में बहुपद है। क्लियर है? किस पर बहुपद है, किस में बहुपद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अगर ये जो है, ये संख्या अगर ऐसे लिख दिया जाए, x³ प्लस 4x+3। अब देखो, इसका जो संख्या वाला वैल्यू है वो सब क्या है? इस बार पूर्णांक है ना। पूर्णांक का मतलब होता है जिसके बटा में 1 हो केवल, है ना। तो अब क्या है? ये पूर्णांक है। अब अगर ये पूर्णांक है तो इस बार क्या होगा? चर तो x है, मगर किस पे है? किस संख्या पे है? पूर्णांक पर, यानी पूर्णांक पर चर x में बहुपद है। तो तुम लोगों से पूछा जाएगा किस पे बहुपद है, किस में बहुपद है, बता दोगे? उसके लिए तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है ना। नेचुरल नंबर यानी कि क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। ये सब चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए, तब जाकर के बनेगा। समझे? चलो, इससे तुमको ये समझ में आ गया कि किस पे बहुपद है और किस में बहुपद है ना। इसको जा करके घर पे 1-2 बार देखना, पूरा क्लियर से समझ में आ जाएगा। समझे? अब देखो, अब तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का घात। बहुपद का घात, अंग्रेजी में इसको कहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का घात, अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसका घात को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो ऐसे समझो, कोई दूसरा मार्कर है?
ऐसे समझो, अगर अगर किसी बहुपद में अगर किसी बहुपद में चर का, किसका, ध्यान देना, चर का चर के घात का सबसे बड़ा मान उस बहुपद का घात कहलाता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर एक बहुपद दिया हुआ है x³ प्लस 2x प्लस 1, है ना, अगर ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में सबसे बड़ा अगर x का घात क्या है, 3, सबसे बड़ा x का घात क्या है, 3, तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अगर y के पावर 4 प्लस 3y³ प्लस 4y² इतना दिया हुआ है, इस बहुपद में चर का घात सबसे ज्यादा कितना है, 4, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4। इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 2 के पावर 4x² प्लस 3x प्लस 1 हो, अब बताओ इसमें इसका घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा, नहीं, यहाँ गलत हो तुम लोग। देखा किस पे जाता है, चर वाले पे, अचर को कभी मत देखना। चर पे घात की सबसे ज्यादा कितना है, ठीक है, तो इस चर पे घात सबसे ज्यादा कितना है, 2, तो इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, हमेशा चर को पिक करना, और चर में सबसे अधिकतम घात जो होगा उस बहुपद का घात कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो, बहुपद का घात समझ में आ गया। अब आता है बहुपद का पद, है ना, सॉरी उसको काहे मिटा दी, छोड़ो, हिंदी वाले को मिटा ही देते। अब आता है बहुपद का पद, क्या आता है, बहुपद का पद। ठीक है, बहुपद का पद, अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है ना, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, उसमें देखेंगे कि जो हमारा गणित का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, गणित का जो क्रिया लिखा हुआ है, गणितीय क्रिया यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग, उसके वो कितने टर्म को अलग कर रहा है, इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म, तो 3x² एक पद हो गया, है ना, 2x एक अलग पद हो गया, एक अलग पद हो गया, है ना, यानी जोड़ घटाव गुना भाग अगर किसी पद को अलग अलग कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बहुपद में उसकी पद को दर्शाता है, यानी कि इसका पद कितना है, इस बहुपद का पद कितना है, 3। अगर x² प्लस 1 है, इसमें पद की संख्या कितनी है, 2, है ना, x/3 प्लस 2 है, इसमें पद की संख्या कितनी है, 2 ही रहेगा, एक x/3 है और एक 2 है। ठीक है, अगर 2√x प्लस 1 है, इसमें पद की संख्या कितनी है, 2, पद की संख्या 2, पद की संख्या 2। अगर 5x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 है, इसमें पद की संख्या कितना, 4 कैसे, 3 ना है, एगो ई और एगो ये, पद की संख्या कितना, 3। समझ में आया, बहुपद का पद समझ में आ गया।
अब एक मानक रूप बता देते हैं, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, ए लड़का लोग हल्ला नहीं करो, आज फिर 8 बजे से पढ़ाई होगा। कितना बज गया? 7:41। बहुत जल्दी जल्दी समय बीत रहा है। ये सब 9th का कॉन्सेप्ट है बुआ, 10th का अभी नहीं चालू हुआ है। ये क्या है, बहुपद का नहीं होता था, रात में आएंगे ना तो उस समय एगो लेक्चर बना के डाल के, ठीक है, डाल देंगे यूट्यूब पे, तुम लोग देख लेना घरे। ठीक है, क्योंकि अभी समय का सुबेरे अभाव है। बहुपद का पद समझ में आ गया। अब आते हैं बहुपद का मानक रूप। मानक रूप, बहुपद का मानक रूप है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका? पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब समझते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि एक ऐसा तरीका होगा, एक ऐसा उसको दर्शाने का तरीका होगा जो सभी मतलब उसके सभी मान को बता सके। जैसे बहुपद तो हम अलग अलग तरीके को देख लिए, मगर एक ऐसा तरीका होगा जो सभी बहुपद के लिए समान होगा, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे बताते हैं, जैसे इसका अगर डिफाइन करना हो बहुपद का मानक रूप को तो ऐसे कहेंगे, अगर अगर कोई बहुपद, हाँ, जिसमें जाओ ना ऊपर तुम लोग छत पे, उस पे से लाओ तो, उस पे रखा हुआ होगा रैक पे। ठीक है, अगर कोई बहुपद जिसमें चर का मान, चर का घात, है ना, चर का मान नहीं, चर का घात या तो बढ़ते क्रम में, है ना, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखा हुआ हो तो वह बहुपद, तो वह बहुपद मानक रूप में कहलाएगा। मानक रूप में कहा जाएगा। समझे कि नहीं बात को? नहीं समझे? जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, अगर 3x के पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देखो पावर जो है वो घटते क्रम में है, हाँ, तो उसको, हाँ, तो उसका पावर अगर घटते क्रम में है तो यानी कि ये बहुपद मानक रूप में है। ठीक है, या फिर इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए 1 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यू, अब ये बढ़ते क्रम में है तब भी ये बहुपद मानक रूप में है। मगर इसी को अगर हम ऐसे लिख दिए 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x के पावर 8 प्लस 1, अब देखो न तो ये बढ़ते क्रम में है और न तो ये घटते क्रम में है, इन्ने उन्ने लिख दिए। तो जब इधर उधर लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे पकड़े कि बहुपद का जो चर का घात है वो या तो घटते क्रम में होना चाहिए या बढ़ते क्रम में, यानी कि यही एक अगर इस साइड चला है तब ये हो जाएगा मानक रूप में। मगर ये क्या किया, एक उस साइड चला गया, यानी कि ये जो है बढ़ते क्रम में नहीं है ना, ना तो ये बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है, तो ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में ये सब है। ठीक है, किसी को इसमें कंफ्यूजन? एगो पूछ लेते हैं, मानक रूप में है? हम्म,
रे बुर्बक देखो ना, घटते क्रम में नहीं है, ये 4 है, ये 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो यानी 0 होगा। देखो एक चीज समझ लो, अगर बहुपद में कोई संख्या सिर्फ लिखा हुआ हो ना, तो समझ जाना उसमें जो चर है उसका मान क्या है, 0। अगर कोई संख्या लिखा हुआ हो तो समझ जाना उसमें भी चर है मगर उसका मान क्या है, 0। ठीक है। अभी टाइप ऑफ बहुपद जब पढ़ेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बहुपद, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया। अगर यही चीज ऐसे लिखा हुआ होता, 2x प्लस 5x के पावर 4 प्लस 1, तब ना ये घटते क्रम में होता ना बढ़ते क्रम में होता। देखो ना, इसका मतलब है कि इसमें x का पावर क्या है, 0। एक इधर लिखने का मतलब है कि 0 इधर है, तो 0 इधर हो गया, 1 उधर हो गया, बीच में बड़ संख्या आ गया। तो वैसे नहीं होना चाहिए, या तो घटते क्रम में होना चाहिए, नहीं तो बढ़ते क्रम में। जैसे इसमें 4 आया था, 1 आया था, उसके बाद x के पावर यहाँ 0 समझो, तो 4 से कम है 1, 1 से कम है 0, तो घटते क्रम में था, तो इसलिए ये मानक रूप में था और ये मानक रूप में नहीं है। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत? तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप समझने में कोई प्रॉब्लम होगा? अब जस्ट हम लोग क्या देखेंगे, अब सुन लो, एक बात और बता देते हैं। इसमें हम लोग कहीं पे भी जो अचर मान है उसको ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, सिर्फ किसको देख रहे हैं, चर को। तो इसीलिए बहुपद में चर को ही अच्छे से समझाया जाता है और ये सारा खेला चर पे ही है। बहुपद भी तभी कहते हैं उसको जब उसका बीजीय व्यंजक में चर का मान नॉन निगेटिव नंबर हो। ठीक है, तो हमेशा किसको पिक करके चलना होगा तुमको, उसमें चर के मान को। ठीक है, और चर क्या होता है, ABCD के अक्षर द्वारा दर्शाया गया अनेक वैल्यू का एक वैल्यू होता है। ठीक है, यही इसमें प्रॉब्लम है, चुमता ही नहीं है, तार छोटा है। ये समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का वर्गीकरण। बहुपद का बहुपद का बहुपद के प्रकार लिख सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, है ना। इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी हम दो तरीके से बांटते हैं, है ना। पहला जो तरीका का होता है, पहला जो तरीका होता है बहुपद के पद के आधार पे, बहुपद के पद के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चारों प्रकार क्या क्या होगा, तो पहला समझो, पहला क्या होगा, हम्म, नहीं, पद के आधार पे है, तो क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद, है ना। इसको अंग्रेजी में मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, इसमें पद की संख्या क्या होगा, हमेशा पद की संख्या क्या होगा, 1। दूसरा आता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा होगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। इसमें पद की संख्या कितना है, 2, है ना। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, है ना, ट्राई
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें बहुपद की संख्या कितनी है? 3। उसी प्रकार चतुर्पदी बहुपद होता है, ठीक है। चतुर्पदी बहुपद, ठीक है। इसको हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, है ना। इसमें बहुपद के चार पद की संख्या कितना होता है? 4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ये तो हो गया बहुपद में पद के आधार पे। बहुपद में पद ध्यान है, जैसे अगर कोई बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 लिखा हुआ हो, इसमें पद की संख्या कितनी है? 3। तो ये कैसा बहुपद होगा? ट्राइनोमियल बहुपद, है ना, त्रिपदी बहुपद। अगर कोई 3 लिखा हुआ हो, पद की संख्या कितना है? 1 है। पद की संख्या कितना है? 1। कौन सा? एक पदी बहुपद हो जाएगा, है ना। मगर अभी और टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके अनुसार तुम लोगों को बताना है। अगर इसको देखा जाए तो इसके अनुसार कितना? एक पदी बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक बोलते हैं क्या इसको? रैखिक बहुपद ही बोलते हैं कि एक पदी बहुपद बोलते हैं? एक पदी, रैखिक बहुपद उसमें बोलते हैं जिसमें घात के आधार पे बटा हुआ हो, ठीक है। अगर बताओ तो 5x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 4y, सॉरी y नहीं होगा, 3x² प्लस 4x प्लस 1, पद की संख्या कितनी है? 4। कैसा बहुपद? चतुर्पदी बहुपद, ठीक है। मिटाएं। तो ये पद के आधार पे समझ में आ गया। अब आता है घात के आधार पे, है ना, कि बहुपद का घात कितना है उसके आधार पे। अब आता है घात के आधार पे। बहुपद के घात के आधार पे सबसे पहला जो आता है बहुपद के घात के आधार पे, वो आता है रैखिक। क्या आता है? रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद, है ना। क्या हुआ इतने देर में? रैखिक बहुपद आता है, ठीक है। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इसमें बहुपद का मैक्सिमम, अधिकतम बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात कितना होगा? अरे बोलो ना। रैखिक है तो इसमें बहुपद का घात कितना होगा? 1। दूसरा है द्विघात बहुपद, जो तुम लोगों को अभी पढ़ना रहता है 10th में। द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें बहुपद का घात कितना होता है? 2। और तीसरा आता है त्रिघातीय बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद, है ना। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें बहुपद का घात कितना होता है? 3। और फिर आता है, हाँ आ रहे हैं, 7:55 हो गया ना, 5 मिनट और है। जल्दी से देखो यहाँ, आज 9th वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, शाम में 10th वाला कॉन्सेप्ट डाल देंगे, तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब बहुपद का जितना भी गेस क्वेश्चन जो हमारा डाला हुआ है वेबसाइट पे, उसको सॉल्व करके आना है। हाँ, 1 सेकेंड।
त्रिघात के बाद आएगा चतुर्घातीय। त्रिघातीय बहुपद के बाद क्या आएगा? चतुर्घातीय बहुपद, है ना। चतुर्घातीय बहुपद, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पदों पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का घात कितना होता है? 4। अब दो वो अलग अलग तरह का होता है। देखो, रैखिक बहुपद तो हो गया कि जिसका घात 1 हो। अब देखेंगे कि जिस बहुपद का घात 0 हो उसको क्या कहेंगे, है ना। एक पहले ही लिखना चाहिए था, है ना। इसको 2 कर लेना, इसको 3 कर लेना, इसको 4 कर लेना, ये 5 कर लेना। ठीक है, एक होता है तुम्हारा ऊपर खूब अथी कर रहा है ना लड़का लोग। कांस्टेंट वाला बहुपद आता है, ठीक है, जिसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। चर और अचर होता है ना, तो पहला आएगा तुम्हारा अचर बहुपद, है ना। अचर बहुपद जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें बहुपद का घात कितना होता है? 0 होता है। बहुपद का घात कितना होता है? 0, है ना। जैसे कोई संख्या लिख दिए 3, है ना, तो अगर इसको ये बहुपद है तो यानी कि इसमें हम इसको 3 को ऐसे समझेंगे कि 3 में जो चर रहा होगा उसका घात कितना रहा होगा? 0। यानी कि किसी का घात 0 होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसमें चर दिखेगा ही नहीं तुमको, और दिखबो करेगा तो उसका घात कितना रहेगा? 0। ठीक है, अब लास्ट आता है तुम्हारा जीरो बहुपद, है ना, शून्य बहुपद, है ना। शून्य बहुपद, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना इसके सभी टर्म का गुणांक, सभी पद का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ये थोड़ा अलग लिखने का तरीका हो जाता है। सभी पद का गुणांक क्या होता है? 0 होगा। इसमें सभी पद का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल से तुम लोगों को पूछ लेते हैं। यही बहुपद का नाम बताओ ना, ये कौन सा बहुपद है इसके अनुसार, घात के अनुसार? बहुपद का घात कितना है इसमें? लाओ तो डंटा लाओ वहां से। पद और घात में तुमको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? हैं? यहाँ पे घात की बात कर रहे हैं, घात के आधार पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, बट रहा है। घात यहाँ पे है। घात और पद में तुमको तनको अंतर समझ में नहीं आ रहा है? हैं? पद हुआ ये वाला जितना संख्या है उसकी वो, और घात हुआ कि चर का घात सबसे ज्यादा कितना है, वही ना बहुपद का घात होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बहुपद का घात कितना है? 2। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया हुआ हो इस तरीके का, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? अरे अचर बहुपद, उसी का ना एग्जाम्पल बता रहे थे। कोई कोई बच्चा होता है ना जो पढ़ने में उसको लॉजिक उजिक याद नहीं रहता है, मगर दिमाग खूब चला लेता है, उसको ये ध्यान रहेगा कि इसी का एग्जाम्पल था, उसी से याद कर लेगा। अब देखो यहाँ पे 4x⁴ प्लस 3x, अब बताओ ये कौन सा बहुपद है? पहले तो बताओ कि इस बहुपद का घात कितना है? 4। तो कौन सा हो जाएगा? तो चतुर्घातीय
बहुपद। अब इसमें सबको दिक्कत रहता है तो इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं। सीधा देखो कि 0 है ना, या फिर 0x, क्या फर्क पड़ता है, 0 से किसी भी चीज में गुना 0 है ना, 0x² प्लस 0x+0, मतलब कोई भी चर है उसका गुणांक कितना है, यानी कि सभी पद, किसी बहुपद में जितने भी पद है उन सभी पद का गुणांक यानी गुना में क्या होगा, 0। तो अल्टीमेटली तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 है ना, अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। समझ में आ गया। तो हमको एक बात बताओ, आज इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इससे आगे का रात में अपलोड कर देंगे, तुम लोग देख लेना। इतना तक समझ में आया बहुपद? अगर ना समझ में आया तो 1-2 बार जाके घर पे देख लेना, इसको पक्का समझ में आ जाएगा कि बहुपद क्या है, ठीक है।